सत श्री अकाल बेटा जी। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सुना और गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर कोई भी ये 3D इंक्लोज सरफेस है, ये कोई एनक्लोज्ड सरफेस हो और बीच में कुछ चार्ज रखा हो Q, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉस करेगी इस सरफेस से वो इक्वल टू होगी Q जितना चार्ज अंदर हो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। इसको हम आज प्रूफ करने वाले हैं। तो प्रूफ करने के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं अपनी सिंपलिसिटी के लिए। एक हमने फुटबॉल ले लिया, ये भी एक एनक्लोज्ड सरफेस ही तो है, यानी कि एक स्फीयर ले लिया, एनक्लोज्ड स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है अंदर से खाली, और इसके सेंटर में यहाँ पर हमने एक क्यू चार्ज रख दिया है, पॉजिटिव चार्ज। इस स्फीयर का साइज़ कितना है वो रेडियस से बता सकते हैं, तो यहाँ इसका जो साइज़ है वो आर है। तो यहाँ तक हम समझ गए कि एक स्फीयर है। अब देखते हैं यहाँ पर गॉस लॉ लगता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम ट्राई करेंगे कि इसका जो ये चार्ज है इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस से क्रॉस कर रहा होंगे। अब देखते हैं कि उसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड सरफेसेस हमें करने से पहले एक सिंपल प्रॉब्लम कर लेते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस ले लिया जाए, सरफेस एरिया ये समझ लीजिए, ठीक है। अब ये 3D एक फुटबॉल के ऊपर छोटा सा सरफेस है। अगर इसका मुझे एरिया वेक्टर बनाना हो तो सरफेस के परपेंडिकुलर ही बनेगा। इसको मैं बोल देता हूँ डी ए वेक्टर, यानी कि अगर ये एरिया कितना था डी ए, तो ये एरिया वेक्टर मैंने बना दिया। 90 डिग्री टू सरफेस होता है आउटवर्ड्स, तो यहाँ बना दिया। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये एक फुटबॉल है, ये एक स्फीयर है, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी परपेंडिकुलर ही होंगी, कहीं भी चले जाएं। जैसे अगर यहाँ पे इसकी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऐसे ड्रॉ करता हूँ, देखिए ये 90 डिग्री ही तो बना रही है। यहाँ से बनाता हूँ तब भी 90 डिग्री ही होंगे, और डी ए भी 90 डिग्री है, सरफेस तो यही है। तो यहाँ पे डी ए और जो ई वेक्टर है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन का क्या मतलब, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा है वो 0 डिग्री का है। तो चलिए पूरे सरफेस से जाने से पहले इस छोटे से सरफेस की कितनी फ्लक्स होगी, जो डिफरेंशियल फ्लक्स होगी वो इक्वल टू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ जितना एरिया है उसका वेक्टर। इसको लिख सकते हैं E की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय टी ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। थीटा क्योंकि दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो इसको लिखा जा सकता है E इंटू डी ए इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, यस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, या सिंपली यहाँ तक आ सकते हैं E मल्टीप्लाइड बाय डी ए। तो यहाँ तक पहुँचे हम, डी फाई से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, डॉट प्रोडक्ट को सिंपल मल्टीप्लिकेशन में कर लिया। ये क्यों हुआ, क्योंकि एंगल जो था वो 0 डिग्री था, सेम डायरेक्शन था ई और ई का। अब यहाँ से आगे चलते हैं। ये तो छोटे से सरफेस के बारे में बात हुई। अगर पूरा सरफेस ले लिया जाए तो उसकी कैसे निकालेंगे हम फ्लक्स, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं। यानी कि अब यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ, यानी कि इंटीग्रेशन कर देते हैं डी फाई की, दूसरी साइड भी इंटीग्रेशन ई और मल्टीप्लाइड जो हो रहा है डी ए। यहाँ पर एक ऐसे सर्कल जैसा भी आपकी बुक्स में दिखाया होगा, इसी का सिर्फ कहने का मतलब यह है कि एक एनक्लोज्ड सरफेस है, इंटीग्रेशन जो हो रही है वो एनक्लोज्ड सरफेस पे हो रही है। अब यहाँ से आगे जाएं तो टोटल फ्लक्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, छोटे का इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल फ्लक्स आ गया। दूसरी तरफ क्या हाल होगा, इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले E के बारे में सोचा जाए, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो देख लिया जाए। सरफेस का अगर मैंने ये पार्ट लिया होता, छोटा सा सरफेस, कितना डिस्टेंस है सेंटर से, R का, क्योंकि वही रेडियस है। अगर ये सरफेस यहाँ ना लेकर मैंने यहाँ ले लिया होता तो क्या कुछ फ़र्क पड़ता, तब भी तो, क्योंकि ये एक स्फीयर है तब भी डिस्टेंस आर ही रहता। यहाँ पर लिया होता तब भी आर रहता, यानी कि जो ई है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि कोई भी सरफेस पे आप छोटा एरिया लेंगे वो तो रहेगा तो आर डिस्टेंस पे ही।
तो हम यहाँ कह सकते हैं E इज कांस्टेंट, फिक्स है, सेम है। और कितनी होगी वैल्यू इसकी? अगर कोई चार्ज Q पड़ा हो और R डिस्टेंस हो तो हमें पता है हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/4πε0 मल्टीप्लाइड बाय जितना चार्ज हो और डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस यहाँ पर R है, R का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ क्योंकि हम यूज़ करने वाले हैं। ये हो गया E का, हमने थोड़ा सा सोल्यूशन निकाल लिया। अब dA को कैसे करें हम सॉल्व, वो देखते हैं। E कांस्टेंट होने के कारण बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स पे नहीं लगती, E की वैल्यू कांस्टेंट है, बाद में फिट करते हैं, पर पहले आगे dA को सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dA इन क्लोज सरफेस क्या होगा, यानी कि सर अगर ये dA सरफेस है, ऐसे ही सारे सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाए या इकट्ठा कर लिया जाए, फिर इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो क्या आंसर आएगा? वही जो उस स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होगा। यानी कि हम कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन ऑफ dA है वो क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या बता सकते हैं क्या फार्मूला होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? 4πr²। इसको मैं इक्वेशन 2 बोलता हूँ। अब देखिए, जो हम फ्लक्स निकालने निकले थे उसके लिए हमें E की वैल्यू भी पता लग गई है। इंटीग्रेशन ऑफ dA करेंगे तो टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर आ जाएगा, जिसका फॉर्मूला है 4πr², r रेडियस है। अब तो सिंपली इन वैल्यूज़ को पुट करना है। E की वैल्यू को डाल देता हूँ, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से 4πε0 Q/r² मल्टीप्लाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dA क्या निकलेगा? जो टोटल सरफेस एरिया होगा, या टोटल लिखना ज़रूरी है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जिसको हम बोलते हैं 4πr²। क्या कुछ चीज़ें कट सकती हैं? यस, 4π से यहाँ 4π कैंसिल हो सकता है, r² से r² कैंसिल हो सकता है। तो हमारे को रिजल्ट में रह क्या गया? ऊपर सिर्फ रह गया Q, नीचे कुछ रह गया है, यस, ε0। तो हमारी जो टोटल फ्लक्स है, हमने रिजल्ट क्या निकाला? जो हमारी टोटल फ्लक्स है वो Q/ε0 थी। एक तरह से हमने इस छोटे से एग्जाम्पल से ये प्रूफ किया कि जो गॉस लॉ कहता है वो सच कहता है। अब गॉस लॉ हमने जो प्रूफ किया, एक ट्रिक तो ज़रूर यूज़ की कि सेंटर में चार्ज रखा। अब क्वेश्चन कोई बोल सकता है कि क्या होगा Q अगर साइड में होता तो, तब क्या गॉस लॉ चेंज हो जाता? अगर सरफेस ही अजीब होता कुछ इस तरह का, ये सब 3D फिगर्स हैं, इनको सर्कल ना समझें, ये एक बॉल की तरह ही समझें, एक 3 डायमेंशनल एनक्लोज सरफेस ही समझें। तो इनके कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगी वो कितनी होगी? क्या वो डिफरेंट होगी? नहीं, वो सेम ही होगी। इनकी ऐसे जो केसेस हैं, जैसा ये वाला केस और ये वाला केस, इसका प्रूफ हमारे +2 क्लास में नहीं दिया गया है, हम मानते हैं। इसको समझ कैसे सकते हैं? वही कि सपोज कर लीजिए ये चार्ज नहीं होता, एक पानी का पंप होता और जैसे पानी यहाँ से इस तरह से निकल रहा है, ओके, इस तरह से पानी निकल रहा है, जिस तरह से फ्लक्स निकलती है। अब चार्ज अगर यहाँ होगा, ठीक है, या अब पानी का जो सोर्स है यहाँ होगा, तो यहाँ से भी पानी निकल रहा होगा। उसी तरह से सरफेस को देखकर क्या ये पानी चेंज हो जाएगा? जितना निकलेगा फ्लक्स तो उतनी ही निकलनी है ना, चाहे सरफेस ऐसा हो तब भी हमारा जो पानी निकल रहा है एग्जाम्पल के लिए वो तो सेम ही रहने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि चाहे जो हमने केस प्रूव करने के लिए एक सिमेट्रिकल सेंटर में चार्ज रख लिया, चाहे वो केस देखें, चाहे चार्ज को आप साइड में रख दें, चाहे डिफरेंट सरफेस ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो एनक्लोज सरफेस है तो और उसके अंदर कोई चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी उस सरफेस के थ्रू वो हमेशा Q/ε0 के इक्वल ही होगी। एक केस में हमने प्रूफ करके बता दिया, दिस केस में। इस केस का जो प्रूफ है वो +2 की क्लास में नहीं बताया जाता, एडवांस क्लासेस में बताया जाता है।